हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है हमारा फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम होता है उस पर किस किस फैक्टर का अफेक्ट पड़ता है, यह आज हम देखेंगे दोस्तों। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर मैं पहले ही एक क्लास डाल चुका हूं। आप देखना जरूर उस क्लास को। और हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? मैंने उसमें ये बताया था कि जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, जो जीन है और जो उन जीन की जो एलिलिक जो फ्रीक्वेंसीज है वो स्टेबल बनी रहती है। क्या बनी रहती है? स्टेबल बनी रहती है। इसलिए इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो जैसे अगर पिताजी में 30,000 जीन है ना, या 60,000 एलील है, तो बच्चों में भी 30,000 जीन और 60,000 एलील ही रहेंगे। मतलब जनरेशन से जनरेशन में पिताजी से बच्चों के अंदर या माता से बच्चों के अंदर जो जीन या जो एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है। इसी को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं, अगर इस हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्टरबेंस हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए? डिस्टरबेंस हो जाए दोस्तों, तो इवोल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इवोल्यूशन हो जाता है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन अगर जीन के नंबर या एलील के नंबर में चेंज हो जाए तो इवोल्यूशन हो जाता है दोस्तों। अब कुछ फैक्टर्स है जिसका हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। दोस्तों ये जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप देख सकते हैं, ये कोई जगह है, यहाँ पर ये कुछ बर्ड्स रहती है, ठीक है, ये कुछ बर्ड्स रहती है और ये सारी की सारी बर्ड्स एक ही स्पीसीज की मेंबर है। सारी की सारी बर्ड एक ही स्पीसीज की मेंबर है। अब एक ही जगह पर बर्ड बहुत ज़्यादा हो गई और यहाँ पर इनका खाना पीना रहना मुश्किल हो रहा है, तो अब कुछ बर्ड क्या होगी? उड़कर इंडिया की तरफ चलेगी, कुछ बर्ड उड़कर नेपाल की तरफ चलेगी, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ या अलग अलग प्लेस की तरफ चलेगी। तो जब फूड के लिए या अपनी नीड्स के लिए जब कोई स्पीसीज के मेंबर यहाँ वहाँ चले जाते हैं तो उसको माइग्रेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ड्यू टू माइग्रेशन न्यू जीन्स और एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। जब किसी स्पीसीज के कुछ मेंबर अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं तो उनको अलग अलग हैबिटेट का सामना करना पड़ता है। अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग अपन बोल सकते हैं क्लाइमेट में रहते हैं। तो जब अलग अलग क्लाइमेट के अंदर रहते हैं तो उनकी बॉडी के जो जीन या जो एलील है वो थोड़े चेंज होने लग जाते हैं समय के साथ में। या हम कह सकते हैं कि न्यू जीन, कि उनकी बॉडी के अंदर न्यू जीन या न्यू एलील ऐड होने लग जाते हैं और जो पुराने जीन थे और जो पुराने एलील थे वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? हटने लग जाते हैं, खोने लग जाते हैं, लॉस्ट होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं फ्यूचर में जाकर एक नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है। इन टर्न चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी देयर वुड बी ए जीन फ्लो। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीन फ्लो के नाम से जानते हैं। इसी तरह से दोस्तों एक फैक्टर और है जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट डालता है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट है दोस्तों ये। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए, दूसरा जो फैक्टर है ना दोस्तों, वो कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। दोस्तों ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? द चेंज अक्यूरिंग इन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब दोस्तों किसी स्पीसीज के जो मेंबर्स है
उनकी जीन की फ्रीक्वेंसी में जब बाय चांस चेंज हो जाए तो उसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। दोस्तों अपन ने पहले नंबर पे देखा था माइग्रेशन, कि जब माइग्रेशन के कारण जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर या एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है तो उसको जीन फ्लो कहते हैं। लेकिन जब बाय चांस हो जाए, बाय चांस का मतलब अपने आप ही किसी भी कारण से जब किसी भी स्पीसीज के मेंबर की जीन या एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जीन फ्लो में तो आप माइग्रेशन याद कर लेना कि माइग्रेशन के कारण जीन या एलीलिक फ्रीक्वेंसी बदल रही है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट में आप सिर्फ ये याद कर लेना बाय चांस बदल रही है। बाय चांस मतलब कैसे भी बदल सकती है, कोई रीजन फिक्स नहीं है, ठीक है। Sometimes due to changes in allele frequency in new population, some different species are formed. This is called founder effect and the original drifted population is called founder. कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण, या कभी कभी हम देख सकते हैं कि कोई, जैसे कोई मैं बोलूँ आपको कि कोई स्पीसीज है, उसके कुछ मेंबर है वो यहाँ वहाँ चले गए, ठीक है ना दोस्तों, और जब वो यहाँ वहाँ चले गए, ठीक है, या किसी भी रीजन से किसी भी कारण से किसी स्पीसीज के मेंबर के अंदर जीन चेंज हो गए, तो देखो सम टाइम ड्यू टू चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, कभी कभी क्या होता है एलीलिक फ्रीक्वेंसी में बाय चांस अपने आप ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना, कोई कारण फिक्स नहीं होता। इन न्यू पॉपुलेशन सम डिफरेंट स्पीसीज आर फॉर्म्ड, कभी कभी क्या होता है एक ही स्पीसीज के मेंबर है और उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी में बाय चांस चेंज हो गया, तो आप देख सकते हैं एक ही स्पीसीज से तरह तरह की नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ रही है, तो इसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। और जो पुरानी जो स्पीसीज थी ना, जिससे इन नई स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है, उसको हम फाउंडर कह सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ कि आज मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है या आज मैंने कोई कोचिंग सेंटर खोला, अब पता चला कि ये बहुत अच्छा चल जाए, 10 साल बाद इसकी बहुत सारी ब्रांच खुल जाए, बहुत सारे कोचिंग खुल जाए, तो फाउंडर कौन कहलाएंगे? अपन कहलाएंगे, साइंस टुडे वाले। समझ में आ रही है बात आपको? दोस्तों तीसरा जो फैक्टर है ना वो है म्यूटेशन। सडनली हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज नोन बाय म्यूटेशन। जब जेनेटिक मटेरियल में सडनली हेरिटेबल चेंज हो जाते हैं, अचानक से कोई ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। और दोस्तों ये म्यूटेशन है ना दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं नेगेटिव म्यूटेशन और दूसरे होते हैं एडवांटेजियस म्यूटेशन। जो नेगेटिव म्यूटेशन होते हैं ना उससे तो स्पीसीज खत्म हो जाती है, उससे तो इवोल्यूशन नेगेटिव हो जाता है, जैसे कैंसर हो जाना, तरह तरह की बॉडी में बीमारियां हो जाना म्यूटेशन के कारण, तो स्पीसीज खत्म हो जाएगी कैंसर और इससे तो। लेकिन जो लाभदायक जो म्यूटेशन है, एडवांटेजियस म्यूटेशन का मतलब लाभदायक जो म्यूटेशन है, वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन बॉडी के अंदर नए नए फिनोटाइप ऐड करते जाते हैं और आगे जाकर नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है, जिसे स्पेशिएशन कहते हैं। तो क्या बताया गया है, जो लाभदायक जो उत्परिवर्तन है, जो लाभदायक जो म्यूटेशन है, उन म्यूटेशन के कारण बॉडी में नए नए कैरेक्टर्स ऐड होते जाते हैं, और जब नए नए कैरेक्टर ऐड होते जाते हैं तो फ्यूचर में जाकर एक नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में। क्या देखते हैं दोस्तों हम? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? आप देख सकते हैं दोस्तों, जब गैमीटोजेनेसिस होता है, यानी कि मेल में जब स्पर्म बनते हैं और फीमेल में जब ओवम बनते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय और ooजेनेसिस के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन। और दोस्तों मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर 2-3 बातें याद रखना। एक तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं तो इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम के बीच में जीनों की एक्सचेंजिंग होती है। मतलब सेल डिवाइड होने से पहले जो सेल में जो क्रोमोसोम है ना, उनके बीच में जीनों की क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? एक्सचेंजिंग होती है जीनों की। और जब जीनों की एक्सचेंजिंग होती है तो हम कह सकते हैं कि नए नए जीन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, इसी को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण भी हम देख सकते हैं कि इवोल्यूशन होता है और नए कैरेक्टर आ जाते हैं, नई नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे दोस्तों? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ये यहाँ पर कुछ डायग्राम है दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको बताऊंगा।